बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक आज हमने स्टडी करना है, जो दरअसल हमारे गुज़श्ता लेक्चर की ही एक्सटेंशन है। सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस, मुख्तलिफ़ किस्म के ये रिएक्शंस शो करता है। एसिडिक रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, डिहाइड्रेटिंग रिएक्शंस, जो इसकी मेजर टाइप्स हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। सल्फ़र इसमें 6 बॉन्ड्स बना रहा है, हेक्सावेलेंट, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 d ऑर्बिटल्स। एनीहाउ, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर स्ट्रॉन्गली हीट किया जाए तो इससे पानी रिलीज़ होता है और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस SO3 प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से अगर इसको पानी में ऐड कर दें तो ये सब्सिक्वेंटली प्रोटॉन्स प्रोवाइड करता है, यानी एक के बाद दीगरे प्रोटॉन्स प्रोवाइड करता है। पहले मरहले में अपने 2 में से 1 प्रोटॉन देगा वाटर को, तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम बाईसल्फेट भी कहते हैं। लेकिन ये बाईसल्फेट आयन नेक्स्ट मरहले के अंदर वाटर को मज़ीद प्रोटॉन प्रोवाइड करके बज़ाते खुद सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शंस एज एन एसिड, बतौर एसिड ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हुए थोड़ी बहुत चेंज लाता है। मसलन अल्कलीज़ के साथ, अल्कलीज़ चूँकि बेसिस हैं और ये एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। जैसा कि रिएक्शंस ऑफ टाइप 2 में हमने पढ़ा कि ये सब्सिक्वेंटली प्रोटॉन देते हैं। इनको इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, सेपरेटली भी ज़ाहिर किया जा सकता है। यहाँ अलहदा ज़ाहिर किया गया है। NaOH चूँकि इसका 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन देगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको 1 मोल प्रोटॉन दे देगा, तो NaHSO4 नेगेटिव से मिलके सोडियम बाईसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, साथ वाटर प्रोड्यूस होगा, साल्ट एंड वाटर, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और दूसरे मरहले के अंदर दूसरे मोल ऑफ कास्टिक सोडा को सोडियम बाईसल्फेट, चूँकि ये एक एसिडिक साल्ट है, अपना मज़ीद प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, 1 मोल प्रोटॉन्स प्रोवाइड करेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास सोडियम सल्फेट और वाटर होगा। अगर कास्टिक पोटाश यहाँ पुट कर दें KOH, तो उसका रिएक्शन भी 100% ऐसा ही होगा, जस्ट Na की जगह K लगाते जाएंगे। रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट या पोटाशियम कार्बोनेट वगैरह, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है तो यहाँ से सल्फेट सोडियम से मिलके सोडियम सल्फेट बनाएगा, साथ बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो कि टूट के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस के साथ निकलती हुई फील होगी। सोडा बॉटल को जब खोलते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एक स्पेशल किस्म की साउंड प्रोड्यूस करके निकलती है। बॉटल आप ओपन करें, कान के करीब ले आएँ तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन की, दैट इज़ कॉल्ड एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का लफ्ज़ आप चैप्टर नंबर 13 के अंदर मुलाहजा कर सकते हैं। और इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके भी ये सेम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। रिएक्शंस विद साल्ट्स, हमारे पास एक न्यूट्रल साल्ट है सोडियम क्लोराइड, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड को अगर रिएक्ट कराएं और काफ़ी मिकदार में हीट प्रोवाइड करें तो ये सोडियम सल्फेट साल्ट बनाएगी और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। और चूँकि इसको हमने काफ़ी सारी मिकदार में हीट प्रोवाइड की है, लिहाजा HCl गैसीय हालत में यहाँ से लिबरेट होगा। और सेकेंड रिएक्शन में हमने पोटाशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया है तो HNO3 नाइट्रिक एसिड गैसियस फॉर्म में लिबरेट होगा। रिएक्शंस विद मेटल्स, सल्फ्यूरिक एसिड अगर कोल्ड हालत में हो यानी ठंडा हो और डाइल्यूट फॉर्म में हो यानी पतला हो, इसमें काफ़ी सारी मिकदार में पानी हो, तो फिर इसके रिएक्शंस कैसे होंगे? तो फिर अक्सर मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सिंपली मेटल को सल्फेट के साथ लगा देंगे और H2 यहाँ से गैसीय हालत के अंदर लिबरेट हो जाएगी। आयरन के साथ, जिंक के साथ बिल तरतीब फेरस सल्फेट जिंक सल्फेट बनाएगा, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम सल्फेट और टिन के साथ स्टेनस सल्फेट बनाएगा। हाँ, अगर हम इसको रखें तो पहले की तरह कोल्ड ही, मगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें, डाइल्यूट की बजाय कंसंट्रेटेड कर दें, तो अब ये अक्सर मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। डाइल्यूट फॉर्म में कर रहा है, H2 लिबरेट कर रहा है। कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर कोल्ड हालत में होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, जैसा कि कापर के साथ, सिल्वर, मरकरी, लेड, गोल्ड एट्सेट्रा, इनके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। हाँ, अगर इसी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा हीट कर दें, हॉट फॉर्म में ले आएं, तो ये स्पेसिफिक मेटल्स के साथ, कुछ ख़ास मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। और अब की बार ए टाइप रिएक्शंस के बरअक्स यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। बस ये आप लोगों ने फ़र्क ज़ाहिर रखना है, कोल्ड कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेगा, कोल्ड डाइल्यूट फॉर्म में H2 गैस लिबरेट करेगा, वेरी सिंपल रिएक्शन, और हॉट कंसनट्रेटेड फॉर्म में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगा। रिएक्शन आपके सामने है। रिएक्शंस एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स को डिहाइड्रेट कर देता है, वहाँ से पानी प्रोड्यूस करता है और सेपरेट कर लेता है। ये आपके पास है ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पुट किया गया। तो इनके रिएक्शन को समझने की एक आसान सी स्कीम है जो हमने फास्फोरिक एसिड वगैरह में भी अप्लाई की थी, फास्फोरस पेंटॉक्साइड के अंदर, कि वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट था। P2O5 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सबसे पहले यहाँ से प्रोड्यूस कर लें वाटर, H2O निकाल लेंगे तो बाकी CO2 और CO बनता है। फॉर्मिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें पुट करें तो वाटर बनेगा, तो दूसरी क्या चीज़ बनेगी साथ? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हियर इज़ द इथाइल अल्कोहल, शराब है, इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो पानी प्रोड्यूस होगा। पानी के निकल जाने के बाद बाकी बचता है C2H4, इथीन या इथाइलिन। इसी तरीके से पेपर के साथ, गत्ते के साथ ये रिएक्ट करता है और यहाँ आपके सामने है ग्लूकोज, ऐसे ये वाटर रिमूव कर देगा। कार्बन के अलावा बकिया जो राइट साइड पे हिस्सा है ये वाटर है, तो वाटर ऐसे कितने बनेंगे? 6 मोल, और साथ 6 मोल कार्बन एटॉमिक फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पे आपके सामने है सुक्रोज,
चीनी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में राइट साइड का वो वाटर मालिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, 11H2O और कार्बन अलहदा हो जाएगा। स्टार्च निशास्ता है, इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो यहाँ से वाटर अलहदा हो जाएगा और कार्बन अलहदा हो जाएगा। n यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद है, ये 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, वो एज सच साथ आएंगे। स्टार्च के फार्मूला को डिटेल से हम चैप्टर नंबर 14 के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज करने वाला एक बेहतरीन एजेंट है। जब भी इसको किसी नॉन मेटल के साथ, स्पेशली कार्बन के साथ या सल्फ़र के साथ ऐड किया जाता है तो उस नॉन मेटल को उसके ऑक्साइड्स में बदल देता है। तो कार्बन से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई और साथ बकिया क्या बचेगा, SO2 एंड वाटर। इसी तरीके से आप यहाँ पे मुलाहजा करें, सेकंड इक्वेशन हमने इसके ज़रिए से बनानी है कि बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं, 2 मोल वाटर 2 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये तो हर रिएक्शन के अंदर बनेंगे जब भी ये किसी नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। अब सल्फ़र के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या हुआ, 2 मोल वाटर एंड 2 मोल SO2, ये तो साथ बनने ही थे, लेकिन चूँकि नॉन मेटल S है इसके ऑक्साइड SO2 भी बनने हैं, तो CO2 की जगह SO2 लिखें तो दूसरे SO2 के साथ मिलके ये 3SO2 में बदल जाता है। तो इस तरीके से याद करेंगे ताकि आसानी से इनको रिमेंबर किया जा सके। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ भी ये रिएक्ट करता है और इसको ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज कैसे किया, सल्फ़र जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 थी इसको 0 में ले आया। ऊपर वाली इक्वेशन में आप इजीली समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन साथ मिल रही है, ऑक्सीजन का मिलाप ऑक्सीडेशन कहलाता है, या कार्बन 0 से +4 में चला गया और सल्फ़र भी 0 से +4 में चला गया, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो S है वो +6 से +4 में आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सल्फ़र -2 से 0 में आ गया, कोई ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसकी ऑक्सीडेशन हुई। किसने निकाले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में। हाइड्रो ब्रोमिक एसिड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ऑक्सीडाइज होता है -1 से 0 में। हाइड्रो आयोडिक एसिड -1 से 0 में। फ्री स्टेट में ब्रोमीन और फ्री स्टेट में आयोडीन यहाँ से सेपरेट होती है और बकिया रिएक्शन इसके एज सच है। इसमें एक चीज़ आप ऐड कर लेंगे, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसका कोफिशिएंट आप 2 बना लेंगे, जो गलती से यहाँ से रह गया है। सल्फ़र डाइऑक्साइड 2 कर लेंगे, और जो इक्वेशंस वगैरह हैं इनको आप यहाँ से बैलेंस भी कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को उनके बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। तो जहाँ H2S के साथ इसका रिएक्शन है, सल्फ़र जुदा हुई और साथ SO2 प्रोड्यूस हुई और साथ 2HO2, ये तो इक्वेशन ठीक है। HBr के साथ जब ये रिएक्शन कर रही है तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा H2SO4 जो है इसका 1 मोल लेंगे 2 की बजाय, तो ये ठीक हो जाएगा। H2SO4 के 2 मोल्स गलती से पुट कर लिए गए हैं, बाकी इसको अब ठीक कर लेंगे। रिएक्शंस विद गैसेस, गैसेस के साथ इसके रिएक्शंस कैसे होंगे, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस के साथ ये रिएक्ट करके ओलियम बनाता है, जिसको गुज़श्ता लेक्चर में हम डिटेल से देख चुके हैं। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये अमोनियम सल्फेट बनाता है। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने यूजेस पढ़े थे वहाँ मैंने कहा था ये मुख्तलिफ़ किस्म के फर्टिलाइज़र्स बनाता है, जिसमें से एक अमोनियम सल्फेट है, और उसका रिएक्शन का वादा किया था वो आपके सामने। सेकंड लास्ट पे है बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन। बेंजीन के साथ रिएक्ट करके ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है पानी के इखराज के साथ साथ। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फार्मूला भी आपके इंटरेस्ट के लिए साथ बना दिया है, और इस स्ट्रक्चरल फार्मूला को आप चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। निहायत आसान है,
यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पे है सेकंड लास्ट पे है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। कुल 9 किस्म के रिएक्शंस हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रसूब बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे। कुछ चीज़ें जब इसे रिएक्ट करेंगी, जैसा कि बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो बेरियम सल्फेट बनेगा और साथ एक्वस HCl, पानी मिला हुआ HCl, क्योंकि H2SO4 भी हमने एक्वस यूज़ किया था। बेरियम सल्फेट वाटर के अंदर और HCl के अंदर हल नहीं होता, लिहाजा ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसी तरीके से लेड नाइट्रेट को अगर एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो लेड सल्फेट और नाइट्रिक एसिड बनता है, और नाइट्रिक एसिड एक्वस होगा यानी पानी के अंदर हल होगा, मगर लेड सल्फेट इसके अंदर हल नहीं होता ड्यू टू लेटेस्ट एनर्जी, एज इट्स लेट्स एनर्जी इज़ हाई देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसके भी प्रेसिपिटेट बनेंगे और नीचे बैठ जाएगा। इस तरीके से स्टेनस नाइट्रेट SnNO3 इस भी बुक में दिया गया है, Pb की जगह Sn लगा देंगे, बाकी सारा रिएक्शन इसमें सेम होगा। और लास्ट पे है रिएक्शंस विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें एक वादा भी आपके साथ पूरा होगा। कुछ ऐसे रिएक्शन जो दिखाई देने में बड़े टफ लगते हैं लेकिन उनको याद रखना बकिया रिएक्शंस की बनिस्बत काफ़ी आसान होता है अगर थोड़ा सा उनको समझ लिया जाए। उनमें से एक रिएक्शन आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और दूसरा चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ जब मिलता है तो क्या होता है, उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ा देता है, उनकी ऑक्सीडाइज करने वाली सलाहियत को एनहांस कर देता है। मसलन पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिसके साथ भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे वो सल्फ्यूरिक एसिड उस रिएक्टेंट की, उस रिएजेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ा देगा। आइए तो उनमें से एक देखते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया कंसनट्रेटेड, तो ये हमें देगा पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट प्लस वाटर। जब ये चीज़ें बन जाएंगी तो आप देखेंगे बकिया बचेगा हमारे पास ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कैसे करें? सबसे पहले तो बनेगा पोटाशियम सल्फेट, 2 पोटाशियम चाहिए, लिहाजा रिएक्टेंट के KMnO4 का कोफिशिएंट 2 बना दें। साथ बनेगा मैंगनीज सल्फेट, तो रिएक्टेंट में हमने 2 KMnO4 लगाया था तो यहाँ मैंगनीज तो 2 हैं, लिहाजा यहाँ प्रोडक्ट के अंदर भी आप मैंगनीज सल्फेट का कोफिशिएंट 2 लगा देंगे। अब सल्फेट कुल कितने प्रोडक्ट्स में बन गए? 3, एक सल्फेट पोटाशियम सल्फेट के अंदर और 2 सल्फेट मैंगनीज सल्फेट के अंदर, लिहाजा रिएक्टेंट में भी 3 होने चाहिए। तो सल्फेट तो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर थे रिएक्टेंट के अंदर, लिहाजा इसका कोफिशिएंट हमने 3 लगा दिया रिएक्टेंट के अंदर। अब हाइड्रोजन कितने बन गए? ये बचे हैं हमारे पास 6, लिहाजा वाटर के अंदर हम 3H2O लगाएंगे तो यहाँ भी 3H2 जब आएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 पूरे हो गए। बाकी आप रिएक्टेंट्स में टोटल ऑक्सीजन गिन लें और प्रोडक्ट्स में भी टोटल गिन लें तो 5 ऑक्सीजन कम हैं, लिहाजा 5 नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन लिबरेट होंगे। ये नौज़ायदा ऑक्सीजन हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन हैं, ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, किसी चीज़ से जब भी टकराते हैं उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। हाँ, अगर किसी चीज़ से ना मिलें तो आपस में मिल के O एंड O मिल के O2 बना देते हैं। और एक बात जहन में भी रखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड पोटाशियम परमैंगनेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कैसे इन्हांस करता है? भाई नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करा के इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ाता है। अब फेरस सल्फेट हमारे पास है, इसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ये इसको फेरिक सल्फेट के अंदर बदल देगा और साथ पानी प्रोड्यूस होगा। इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन क्या है? ऑक्सीजन जितने प्रोड्यूस हुए थे 5O, तो सेकंड इक्वेशन के अंदर वो यूज़ हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। 2 पोटाशियम परमैंगनेट एंड 3 + 5 8 H2SO4 10 फेरस सल्फेट, और फाइनल प्रोडक्ट में
पोटाशियम सल्फेट 1 मोल, 2 मोल पोटाशियम मैंगनीज सल्फेट, 5 मोल फेरिक सल्फेट एंड 8 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, 8 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपके सामने प्रोडक्ट है। इसमें रिएक्शन नंबर 2 को समझने के लिए यहाँ आप मुलाहजा करेंगे एक रिएक्शन, ताकि ऊपर का रिएक्शन आसान हो। 5 ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में लिबरेट हुए थे और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 0, बिकॉज इट इज़ इन फ्री स्टेट। तो ये जब ऑक्सीडाइज करेगा किसी चीज़ को तो खुद क्या हो जाएगा? रेड्यूस। फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और इसको इसने बदल दिया है +3 में, तो खुद किस में चला गया? -2 में। तो ऑक्सीजन फेरस से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फेरस तो एक इलेक्ट्रॉन दे के फेरिक में बदल रही है, तो ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ऑक्सीजन हैं स्पेशली वाटर वगैरह में, तो यहाँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, लिहाजा इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आयरन 1 दे रहा है, तो लिहाजा आयरन का कोफिशिएंट हम 2 लगा देंगे। हर आयरन 1 देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पहुँच गए। तो इस तरीके से फेरस तो फेरिक में बदल जाएगी और ऑक्सीजन फ्री स्टेट से ऑक्साइड के अंदर बदल जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि इक्वेशन 1 के अंदर तो 5 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए थे, इसी सर्कल वाली इक्वेशन को अब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और चले जाएं इक्वेशन 2 में देखें। 5 से मल्टीप्लाई हो गए, फेरस सल्फेट 10 हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड 5 हो गए और ऑक्सीजन जो थे नेसेंट फॉर्म में ये 1 की बजाय 5 हो गए और फेरिक सल्फेट प्रोडक्ट में 1 की बजाय 5 हो गए और वाटर मॉलिक्यूल्स भी 1 की बजाय 5 हो गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।